हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे चलने के लिए हम हाजिर हैं। आगे चलते हैं। मे भी आप थोड़े बोर हो गए हो डेली कंप्यूटर या मोबाइल से पढ़ते पढ़ते, बट याद रखिए आपके पास इस टाइम अगले कम से कम 1 महीने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? तो इसे एंजॉय कीजिए। ओके, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। क्वांटम नंबर्स पॉइंट क्या है कि जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक क्वांटम नंबर्स है। यहां पे जैसे 1s2 तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूं डब्बे में, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल स्पिन अपोजिट, पॉली ने कहा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स हैं, जैसे इस इलेक्ट्रॉन के अगर मैं क्वांटम नंबर्स लिखूंगा तो जो इस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स होंगे वो यहां प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन में से किसी और के पास नहीं होंगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर है वो सिर्फ इसके हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका एड्रेस। अगर मैं आपके एड्रेस की बात करूं तो इस यूनिवर्स में, वैसे तो मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में भी यही बात कह सकता हूं, बट हम थोड़ा बड़ा सोचेंगे। इस पूरे यूनिवर्स में जो आपका एड्रेस है वो किसी और का नहीं है, राइट? जैसे अगर आपके एड्रेस की बात की जाए तो आप अर्थ के एशिया कंटिनेंट के इंडिया कंट्री में रहते हैं और इंडिया के किसी स्टेट में रहते हैं, राइट? उस स्टेट की किसी तहसील में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं या उस डिस्ट्रिक्ट का मेन हेडक्वार्टर जहां है वहां रहते हैं। जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का मेन हेडक्वार्टर रेवाड़ी है, राइट? तो मे भी आप वहां रहते हैं, तो आपका जो एड्रेस है वो किसी और का नहीं है, राइट? अब मे भी आप ये कहें कि सर मेरे घर में जो है उन सबका एड्रेस यही है, बट थिंक अबाउट इट। एड्रेस लिखते टाइम मैं सबसे पहले आपका नाम लिखूंगा। ये तो क्लियर है ना कि आपके घर में आप ही के नाम का कोई दूसरा आदमी थोड़ी ना होगा, और अगर कोई है तो ये महज एक संयोग होगा, या फिर मैं कहूंगा कि सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। ओके, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में आपके नाम का सिर्फ आप ही हो, और अगर आपके नाम का आप ही हो उस घर में तो इसका मतलब वो जो एड्रेस है वो यूनिक है आपके लिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, वो घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी डायरेक्शन कहां है, कहां मिल सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस इलेक्ट्रॉन में या उस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स में प्रेजेंट होती है। तो हमें जरूरत है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स जानने की। ओके, तो समझते हैं बच्चों। पहले हम इन्हें लागू करें अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। इससे पहले हम क्वांटम नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्कूल वाला प्रिंसिपल, ना कि सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, राइट? दूसरा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास ये 4 क्वांटम नंबर्स होंगे, राइट? हर इलेक्ट्रॉन के अपने 4 क्वांटम नंबर्स होंगे, और जो उसके 4 क्वांटम नंबर जो हम लिखने वाले हैं, राइट, उसके जो क्वांटम नंबर होंगे उस एटम में प्रेजेंट किसी और इलेक्ट्रॉन के पास वो चारों क्वांटम नंबर हूबहू नहीं मिल सकते। ओके, देखिए बच्चों, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मैथमेटिक्स का कोई वर्ड है, एजीमुथल, वहां से आया है क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। मैं फिर दोबारा बता दूं, हम किसी इलेक्ट्रॉन से जाके पूछेंगे, जैसे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ भाई इलेक्ट्रॉन, तेरा एन बता, तेरा एल बता कितना है, एम बताइए आपका कितना है, एस बताइए कितना है, राइट? और जो वो इलेक्ट्रॉन अपने 4 क्वांटम नंबर बताएगा, अपनी एन की वैल्यू बताएगा, अपने एल की वैल्यू बताएगा, अपने एम की वैल्यू बताएगा, एस की वैल्यू बताएगा, वो चारों वैल्यूज किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी। वो चारों वैल्यूज सिर्फ यूनिक है, उसकी है वो। ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं।
पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल जिसे एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक स्मॉल एम से, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस से। ओके, वैसे तो सारे लेटर स्मॉल से डिनोट करेंगे हम। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने इन्हें लिख लिया होगा चारों क्वांटम नंबर को। देखो अगर थोड़ा सा ना समझ लेते हैं क्वांटम नंबर्स को, ताकि जब हम आगे बढ़े इलेक्ट्रॉन की बात करें तब ये ज्यादा आपको कंफ्यूज ना करे। अगर किसी का क्वांटम नंबर n है, किसी का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का, राइट, किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है तो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l 0 से n-1 तक हो सकता है। आई रिपीट, अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है किसी इलेक्ट्रॉन का, तो उसका l, हमने पूछा तेरा l कितना है, तो अगर वो कहता है, जैसे हमने पूछा तेरा n कितना है इलेक्ट्रॉन से, वो बोला 2, हमने कहा l कितना है, वो बोला 2, झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक हो सकती है। मतलब अगर किसी का n 2 है, सॉरी 2 नहीं 3 मान लेते हैं, 3 है, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक। n अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। ठीक है, राइट। उसका m क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का m क्या हो सकता है, आई एम सॉरी नॉट क्या होगा, क्या हो सकता है, -l to +l इंक्लूडिंग 0। मतलब अगर उसका l पता लग गया भाई 2 है, हमने कहा तेरा n कितना है, वो बोला 3, l कितना है 2, तो उसका m कितना हो सकता है, -2, राइट, -2, -1, 0, +1, +2। मतलब उसका m, उस इलेक्ट्रॉन का m -2 हो सकता है, अगर L2 है तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। ओके, अगर उसका m सपोज 1 है, m अगर L अगर 1 है, L अगर 1 है तो m होगा -1, 0, +1, इनमें से कोई एक वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के m की हो सकती है। ओके, तो यहां से क्या याद रखोगे, m की वैल्यू क्या होगी, -L2 +L इंक्लूडिंग 0। ओके, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। उस इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, ±½ ऑफ ईच वैल्यू ऑफ m। m की जितनी भी वैल्यू है, मतलब जैसे अभी हमने देखा m कितना आया था, -1, मान लो 1 के लिए अगर L 1 है तो m होगा -1, 0, +1, राइट। तो s की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां पे +½ हो सकती है s की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रॉन के m की वैल्यू ये है, तो उसके s की वैल्यू +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। अगर L की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है, तो उस इलेक्ट्रॉन के s की वैल्यू +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के L की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू +1 है, तो इसके s की वैल्यू +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। मतलब उसकी हर m की वैल्यू के लिए s की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +½ या -½ थोड़ा सा बकवास सा टॉपिक लग रहा होगा कि आप बस ऐसे बोले जा रहे हैं, हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, बट इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं किसकी, एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3, राइट, हमने ये लिखा। और s में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा सा ना हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, एक +½ एक -½ स्पिन अपोजिट है, पॉली ने कहा था 2p3, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपसे कहा गया कि इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखिए,
इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखिए। राइट, ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन का एन लिखते हैं, एन। ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है ये डिसाइड करता है कि उसके एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ये सेकंड शेल में है, सेकंड शेल के एस सब शेल में है ये इलेक्ट्रॉन। राइट, एन की वैल्यू 2 हो गई, एन की वैल्यू 2। यहां से देखकर ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, सेकंड शेल में। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी एन 2 होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एन 1 है। राइट, तो एन 2। अब बात करते हैं एल की। एल कितना हो सकता है, एल यहां कितना हो सकता है, 0 2 n माइनस 1, यानी 0 1 2 नहीं हो सकता है। और एल कभी एन के बराबर नहीं हो सकता है जी, मुत्थल कभी प्रिंसिपल के बराबर नहीं हो सकता। तो एल 0 या 1 हो सकता है। जरा देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देते हैं, चलिए। जैसे ये एल की वैल्यू है, अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो एल की वैल्यू 0 है, पी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 4 है। हालांकि जी तक हम कभी जाएंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जी तक जाए, एफ तक की खत्म हो जाती है। चलिए, इस इलेक्ट्रॉन के एल की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, ये कौन से सब शेल में है। अगर ये एस सब शेल में है तो इसके एल की वैल्यू हो गई 0। राइट, एम कितना होता है, -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। अब 0 है तो -02 प्लस, उसका कोई मतलब नहीं निकलता 0 का, तो 0 0 ही रहेगा, तो एम की वैल्यू हो गई 0। अगर यहां एल 1 होता तो -1 0 प्लस 1, ये 3 वैल्यू हो सकती थी, तो एम की वैल्यू हो गई 0। इस इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू हो गई 0। एस स्पिन एम की वैल्यू 0 हो गई। स्पिन इसका कैसा है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं आपसे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा हूं तो जो ये सिंबल है ये क्लॉकवाइज को दिखाता है, ऊपर के साइड। राइट, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बट हमने ऐसे दिखा रखा है तो हम कहेंगे इसका स्पिन है प्लस हाफ। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम कहेंगे उसका स्पिन क्वांटम नंबर है प्लस हाफ। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम कहेंगे उसका क्वांटम नंबर है माइनस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज घूम, हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? द फैक्ट इज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है तो या तो प्लस हाफ होगा स्पिन या माइनस हाफ होगा। राइट, तो जनरली जैसा हम दिखाते हैं अपनी नोटबुक में या बोर्ड पे, उसी हिसाब से हम क्या देते हैं उसका स्पिन क्वांटम नंबर इतना है। अगर ऐसे दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा हो। राइट, बट द फैक्ट इज दैट इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप उसे कैसे देख रहे हो। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज लग रहा है, नीचे से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। राइट, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो, कैसे भी दिखा रखा हो, अगर ऊपर के साइड दिखा रखा है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ दिखा दोगे, माइनस अगर नीचे की साइड एरो का साइन है तो उसे माइनस हाफ दिखा दोगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के ये 4 क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं इस इलेक्ट्रॉन के। ओके, एक बार दोबारा से समझें। देखो बच्चों, जो आपने सबशेल ऑर्बिटल्स इनकी बात की, एक्चुअली उनका जन्म क्वांटम नंबर से ही होता है। देखो, जैसे आपसे कहा गया फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है एस। राइट, कैसे क्वांटम नंबर ने हमें ये कैसे बताया? देखो, एन की वैल्यू 1, फर्स्ट शेल, एन हमें शेल के बारे में बताता है, एन की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू, एल एक्चुअली हमें सबशेल के बारे में बताता है। राइट, एल की कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 to n-1। अगर n 1 है तो 0 to n-1 यानी 0, सिर्फ एक वैल्यू रहेगी एल की। मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होगा एस। ये 0 एस सबशेल को दिखा रहा है। अगर n 1 है तो एल सिर्फ एक है, 0, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल हो सकता है जिसका एल 0 है। हमने उसको नाम दिया एस। एस जो ये नाम है इसका ये आया है शार्प से, पी से पेनिट्रेट,
राइट, डी से डिफ्यूजन, एफ से फंडामेंटल। में आगे हम बात करेंगे ये नाम कहां से आए हैं। राइट, फिलहाल अगर n 1 है तो l 0 है। 0 मतलब सिर्फ एक वैल्यू है, सिर्फ एक चीज है हमारे पास। l कितने हैं? 0। अगर n 1 है तो सिर्फ एक वैल्यू है। इसको यानी इसका मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है। अब जरा देखो, अगर n 2 होता, n अगर 2 होता तो l की वैल्यू क्या होती? 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 यानी 2 minus 1, 1। दो वैल्यू होती, मतलब सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं। एक को हम s नाम देते हैं, एक को p नाम देते हैं। दोबारा देखो, सेकंड शेल में दो सब शेल आए थे, 2s और 2p, 2d था ही नहीं। ओके राइट, एक बार दोबारा से देखते हैं। हम थर्ड शेल की बात करते हैं, थर्ड शेल की। राइट, थर्ड शेल अगर n 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 से ऊपर नहीं जा सकते, n माइनस 1 ही रहेगा। इसका मतलब थर्ड शेल में 3 l हो सकते हैं, एक 0, एक 1 और एक 2। इसको हमने नाम दिया s, 1 को p, 2 को d। मतलब थर्ड शेल में 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, 3f नहीं हो सकता। यानी l हमें सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। ओके, कितने सब शेल हो सकते हैं इसका अंदाजा हम यहां से लगा सकते हैं। चलिए बच्चों, खैर आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि n की वैल्यू शेल बताती है, l की वैल्यू उस शेल में प्रेजेंट सब शेल के बारे में बताती है। तो n मान लो 2 है तो l कितना होगा? 0 और 1। राइट, m कितना होगा? m के बारे में हमने कहा था, अगर आपने लिखा हो तो m की वैल्यू होती है -L2 + l। यानी अगर l 1 है तो m होगा -1 0 + 1। अब एक बात बताओ, ये शेल को दिखाता है, ये सब शेल को दिखाता है। यानी फर्स्ट सेकंड शेल अगर l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब p सब शेल की बात कर रहे हैं। राइट, m क्या बताता है? m उस सब शेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अगर l 1 है तो m की वैल्यू 3 हो सकती है, -1 0 + 1। यानी अगर l 1 है तो वो p सब शेल है, तो उसमें 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। आई थिंक आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ओके, तो m की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, 0 है, 0। मान लो l 0 है तो m कितना हो सकता है? -L2 + l। अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा। इसका मतलब m की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, 0। इसका मतलब 0 सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, होता भी है। s सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ओके, ये इसका मतलब m हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में। किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं हमें m से पता लगता है। s स्पिन के बारे में बताता है, m हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मान लो ये 3 ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, -1 0 + 1। राइट, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। यानी s की वैल्यू इसके लिए या तो +½ होगी या -½ अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो s का जो हमने बताया था वो क्या बताया था? s इज नथिंग बट द ±½ ऑफ ईच वैल्यू ऑफ m, ईच वैल्यू ऑफ m। m की हर वैल्यू के लिए, m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखाती है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका स्पिन अपोजिट होगा। यानी हम हर इलेक्ट्रॉन के बारे में कह सकते हैं जो m में प्रेजेंट है, या तो उसका s +½ होगा या -½ स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का या तो +½ मिलेगा या -½ मिलेगा। आई होप बच्चों अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे और एग्जांपल करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, यहां से शायद आप थोड़ा अच्छे से इंटर रिलेट कर पाए कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4f ऑर्बिटल में, राइट, या 4f के ऑर्बिटल में या 4f सबशेल में कह सकता हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके पॉसिबल क्वांटम नंबर्स लिखिए। राइट, उसके पॉसिबल क्वांटम नंबर्स लिखिए। देखिए अगर वो
4f में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू 4 होगी, राइट। l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 0 टू n माइनस 1, n 4 है तो 4 घटा 1 3, राइट। यानी l की वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 0 तब होती तब वो इलेक्ट्रॉन s में होता, 4s में। 1 कब होती जब वो p में होता, यानी 4p में अगर होता तो। 2 कब होती जब वो d में होता, मतलब 4d में। अगर 3 कब होती या तब होगी जब वो 4f में होगा। अब इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? 4f में, तो l की वैल्यू श्योर हो गया कि 3 है, राइट। तो l की वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लिए 3 होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। m, अब m की वैल्यू क्या हो सकती है? -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। ये क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये f के अंदर प्रेजेंट 7 ऑर्बिटल्स हैं। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, g में 9, h में 11। ओके, खैर अगर l की वैल्यू 3 है, उस इलेक्ट्रॉन 4f में है वो इलेक्ट्रॉन, यानी अगर f में है तो l 3 होगा, बट उसने ऑर्बिटल का नाम नहीं लिखा। f के जो 7 ऑर्बिटल है उनमें से किसी का नाम इसने यहां मेंशन नहीं किया। इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि उस इलेक्ट्रॉन के m की वैल्यू इनमें से क्या होगी। हाँ, इनमें से कोई एक होगी, राइट, बट वी कांट श्योरली से कि ये है, बिकॉज हमें f के उस ऑर्बिटल का नाम नहीं बताया गया। ओके, चलिए अब s की बात करते हैं। अब s की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर वो इस ऑर्बिटल में है तो ये ना ये डब्बे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो जो ये m की वैल्यू है ये ऑर्बिटल बताती है। ऑर्बिटल मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का घर वो हमें m से पता लगता है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन यहां हुआ तो स्पिन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो +½ होगा या -½ होगा। यहां है तो +½ -½ +½ -½ +½ माइनस, यानी उस इलेक्ट्रॉन के s की वैल्यू या तो +½ होगी या -½ होगी, राइट। m की हर वैल्यू, चाहे वो किसी वैल्यू में, सॉरी m के किसी m का मतलब इन 7 में से उसके m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, s की वैल्यू या तो +½ होगी या -½ होगी, राइट। उसका स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ होगा या -½ होगा। अगर वो बता देता कि भाई वो अगर ऐसे साइन दिखा देता, ऐसे ऊपर के साइड, तो हम कह देते +½ है। हालांकि कोई इसे गलत कह सकता है। अगर ऐसे कोई दिखा रखा है और कहे s की वैल्यू बताओ, तो आप +½ और -½ ही बताना, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि ये क्लॉकवाइज को ही दिखा रहा है। मैंने आपसे बता दिया कि ये क्लॉकवाइज को ही दिखाता है, राइट, बट मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें उसने ऐसे दिखा रखा था और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी था वी कांट से, और आंसर यही था। ओके, बट हाँ ये है कि अगर वो ये कहते था +½ या -½ तो हम कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो। उसने ऑप्शन में एक जगह ये दिखा रखा था कि s की वैल्यू +½ है। ओके, तो ऐसे हम बता नहीं सकते, बट इन जनरल मैंने आपसे कह दिया कि क्लॉकवाइज को हम ऐसे दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नीचे की साइड, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, स्पिन दिखाता है, 2 एरो के अपोजिट साइन ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ओके, चलिए खैर, फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसे एरो का साइन है तो थोड़ी देर के लिए मैं कह सकता हूं कि वो +½ है। हालांकि शायद ये गलत है, शायद ये पक्का गलत है, मतलब हमें श्योरली नहीं पता कि ये क्लॉकवाइज को डिनोट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज को। ओके, बट s की वैल्यू, हम ये तो आप मानोगे कि s की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो या तो उसकी s की वैल्यू +½ होगी या -½ होगी। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास। अगर वो कह देता 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4th शेल में, तो इसके पॉसिबल क्वांटम नंबर्स लिखिए, राइट, पॉसिबल क्वांटम नंबर लिखिए। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन 4f में है, 4f में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ये 4 क्वांटम नंबर हो सकते हैं, 4 3, इनमें से कोई एक, राइट, +½ या -½ तो +½ मान लो इलेक्ट्रॉन
के m की वैल्यू -3 है, तो 4 3 -3 प्लस हाफ, ये इसके 4 क्वांटम नंबर होंगे उस इलेक्ट्रॉन के। ओके, चलिए और अच्छे से समझते हैं। सपोज इस बार 4f भी नहीं दिया, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन 4th शेल में प्रेजेंट है, उसके चारों क्वांटम नंबर लिखिए। तो आपने कहा तो 4th शेल में है तो n तो 4 होगा। l कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वी कांट से कि कितना, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि वो कौन से सब शेल में है, राइट। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। m की वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर इसमें हुआ तो -3 -2, ये इसमें हुआ तो -2 -1 0 +1 +2, तो इसका मतलब ओवरऑल 3 में सारे ही आ जाएंगे। -3 मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, राइट। ये कोई एक वैल्यू मिलेगी इनमें से उस इलेक्ट्रॉन के m की वैल्यू। s की वैल्यू क्या होगी? उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? +12 या -12। ये है बच्चों। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे शायद और क्लियर हो आपको। बच्चों इन दो इलेक्ट्रॉन के हमें चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। लिखते हैं, देखिए इस इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू कितना होगा? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कौन से शेल में प्रेजेंट है? 3rd शेल में, तो n3 हो गया। l कितना हो सकता है? इसका l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 to n-1, राइट। कितना है यहां? कितना है? 0 1 2, इनमें से कोई एक हो सकता है। कितना है यहां? अगर इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है तो l की वैल्यू 1, राइट। तो l हो गया 1 इस इलेक्ट्रॉन का। ओके, चलिए m कितना हो सकता है? -L2 + l, यानी -1 0 +1। ओके, अगर L1 है इसका मतलब p सबशेल की बात हो रही है, और अगर L1 है तो m होगा -1 0 +1। ये उस सबशेल के ऑर्बिटल्स की कहानी कहता है, राइट। अगर L1 है इसका मतलब p सबशेल है, और अगर वो p सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? -1 0 +1। इसको px कहते हैं, +1 को। +1 px को सिंबलाइज करता है, -1 py को, 0 pz को, राइट। ओके, m की वैल्यू +1, ये क्रैम करना पड़ेगा आपको। ओके, ये भी कुछ टाइम पहले ही आईयूपैक ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये साइन असाइन किए हैं। इससे पहले तो हम किसी को कुछ भी मान सकते थे। हम कहते थे pz की वैल्यू क्या है? इनमें से कोई एक है, कोई भी एक मान लो। बट अब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हम हमेशा जो 0 है, m की वैल्यू जो 0 है वो pz के लिए होगी, राइट। अगर p सबशेल की बात हो रही है तो +1 px के लिए, ये -1 py के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन pz में है तो इस इलेक्ट्रॉन के m की वैल्यू कितनी है? 0। s की वैल्यू कितनी होगी अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रखा है तो? या +12 या -12। +12 इसको सही लिखेंगे हम, और -12। ओके, +12 और -12, या तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, हमें ये पता लगाना, मतलब हम नहीं पता लगा सकते कि वो एग्जैक्टली क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सब कुछ ये डिपेंड करता है कि आप उस इलेक्ट्रॉन को देख कैसे रहे हो। बस हाँ, ये है कि या तो +12 लेंगे या -12 s की वैल्यू। ओके, ये जो क्वांटम नंबर्स है ना, ये इनके अलावा भी बहुत कुछ बताते हैं। मतलब n3 है तो 3n का 3 होना उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बताता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बयां करता है, राइट। और भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, तो हम वो देखेंगे बाद में। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन 3p1 ऐसे लिखा हुआ है, इसके सारे क्वांटम नंबर लिखने हैं। तो n तो 3 हो गया, l p में है तो 1 हो गया, m। अब m क्या हो सकता है? -1 0 +1। 3p और 3pz में क्या फर्क है? 3p का मतलब है 3px 3py, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3pz, इन सब को, तीनों को जोड़कर यहां लिखा हुआ है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, क्योंकि इस p में 3 ऑर्बिटल है।
3pz में कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2, क्योंकि 3pz उन p के 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल है। ठीक है, आई होप आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो यहां m की वैल्यू हम नहीं बता सकते क्या है, क्योंकि 3p लिखा है। 3p का मतलब ये इलेक्ट्रॉन 3px में भी हो सकता है, 3py में भी, 3pz में भी। तो हमें ये तीनों वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। s की वैल्यू क्या होगी? +½ या -½ राइट। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे क्वांटम नंबर्स। और एक दो एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। यस बच्चों, हमें चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, इस इलेक्ट्रॉन के भी और इस इलेक्ट्रॉन के भी। और आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 4d और 4dxy में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा सुनिए। 4d का मतलब होता है d के अंदर पांचों ऑर्बिटल शामिल है। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, yz, zx, x² - y² dz²। राइट, तो पांचों ऑर्बिटल इसमें शामिल है। 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। 4dxy में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि 4dxy उन 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, और एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड 4d की अगर हम बात करें तो 4d पांचों ऑर्बिटल्स को दिखा रहा है। ओके, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन का के चारों क्वांटम नंबर लिखते हैं। n 4 होगा इसका, अगर इलेक्ट्रॉन 4 शेल में है तो l। अब l कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3। l क्या बताता है? l सब शेल बताता है। अगर n 4 है और 4 के s सब शेल में है तो 4s l0 होगा, 4p l1 होगा, 4d सॉरी बच्चों 4d l2 होगा, 4f l3 होगा। राइट, यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन d में है तो इसका मतलब l हो गया 2। इस इलेक्ट्रॉन का l2 है। अब m की बात करते हैं। m -2 जितना भी l है, राइट, जितना भी l है m की वैल्यू होगी माइनस से लेकर प्लस तक इंक्लूडिंग 0, -2, -1, 0, +1, +2। अब जरा देखो, l अगर 2 है तो d सबशेल है, और अगर d सबशेल है तो उसमें 5 ऑर्बिटल है। तो ये जो 5 वैल्यूज है ये 5 ऑर्बिटल को दिखाती है। राइट, 5 ऑर्बिटल को दिखाती है। अच्छा, ये भी अभी रिसेंटली जब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि आयुपैक ने अभी डिसाइड या असाइन किया है कि dz² के m की वैल्यू 0 होगी। राइट, एंड +1 -1 ये होगा, ये मेरे पास -2 होगा dz², नो dxy होगा प्लस, नहीं dx² - y², ये +2 होगा। dxy ये मेरे पास -2 होगा। -1 दिखाएगा dyz को। राइट, dxz की वैल्यू होगी +1। ओके, ये अभी असाइन किया है। ओके, तो थोड़ा सा मे बी थोड़ा यहां वहां हो सकती है वैल्यू। खैर, तो अगर मेरा dxy में इलेक्ट्रॉन है तो इस हिसाब से dxy इसकी वैल्यू कितनी होगी? -2, यानी m की वैल्यू -2 है, बाकी नहीं, क्योंकि उसने साफ ऑर्बिटल को भी बता दिया कि किस ऑर्बिटल की बात हो रही है। राइट, s की वैल्यू आपको पता है, या तो +½ होगी या -½ ओके, यहां पे देखते हैं चारों क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के n4, l2 क्योंकि d में है, m -2 नहीं है, यहां -2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमें सारे m की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, -2, -1, 0, +1, +2, क्योंकि यहां हमें ऑर्बिटल नहीं बताया गया, सबशेल बता दिया, सिर्फ सबशेल। इसमें 5 ऑर्बिटल शामिल है। m अगर यहां हुआ तो +½ यहां हुआ तो +½ या यहां एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो -½ ठीक है बच्चों, ये थे क्वांटम नंबर। अब एक बार मैं दोबारा से उस बात पे आता हूं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास बोरोन है। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन,
एक ऑर्बिटल होता है इसके पास, तो मैंने उसे एक डब्बे में दिखा दिया, डब्बा मतलब ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s2 यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 2p क्लॉकवाइज या एक इलेक्ट्रॉन। 2py खाली है, 2pz खाली है, यानी 2p1 है, 1s2 2s2 2p1। 2p1 का मतलब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मैंने उसे 2px में मान लिया। जैसा कि हमने कहा था कि हम ये देखेंगे कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर एक जैसे कैसे नहीं है। ओके, चलिए हम एक एक करके यहां से स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड चलेंगे। यानी सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखेंगे, इस वाले के, राइट। ओके, चलिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 s में है, m की वैल्यू 0, अगर l 0 है तो m 0 ही रहेगा। वैसे ये एक ऑर्बिटल दिखाता है जो है सब शेल में होता है। s की वैल्यू है -12 या +12, चलो क्लॉकवाइज है तो हम इसे +12 मान लेते हैं, राइट। चलिए अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, राइट, s की वैल्यू -12, राइट। n सेम है, l सेम है, m सेम है, बट s अलग हो गया। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू 2, राइट, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +12, राइट। इसी में प्रेजेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू हो गई -12, राइट। इस इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन, m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ px के लिए आयुपैक ने क्या वैल्यू असाइन कर दी। अगर l 1 है तो m -1 प्लस -1 0 +1 हो सकता है, px के लिए +1 वैल्यू असाइन की है। s की वैल्यू ऊपर के साइड है तो इसे +12 मान लेते हैं, राइट बच्चों। तो देखिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 जगह सिमिलरिटी दिख रही है, बट हम देख रहे हैं आगे जाकर डिसिमिलर हो गई, अलग अलग हो गए। ओके, इनकी बात करें या देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को s सेम है, m सेम है, l सेम है, बट n अलग अलग है। ओके, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लीज आप उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। पॉली ने कभी ये नहीं कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन अपोजिट होंगे, कभी ये नहीं कहा। पॉली ने यह कहा था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। पॉली की यह स्टेटमेंट थी। उसके बाद जब इस स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉन पे लागू किया गया तब हमने पाया कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन अपोजिट होंगे। जैसे अगर मान लो हम पॉली को नहीं मान रहे, पॉली की कौन सी बात को, कि एक ऑर्बिटल के सारे क्वांटम नंबर अलग अलग होते हैं, ये बात हम नहीं मान रहे। हर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर यूनिक होंगे, उसके जैसे क्वांटम नंबर किसी और के पास नहीं होंगे। तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, राइट, उनका n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू सेम है, m का वैल्यू सेम है, राइट। तो s भी सेम आ सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब आता है पॉली। पॉली कहता है चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। हमने कहा अगर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे तो n तो सेम रहेगा, अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो l भी सेम रहेगा, m भी सेम रहेगा। बस एक ही चीज है जो हम बदल सकते हैं, वो है स्पिन। मतलब इलेक्ट्रॉन पक्का ऐसे होगा, तभी तो चारों क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं डिफर करेंगे। अगर स्पिन भी सेम हो गया तो s भी सेम हो जाएगा, s भी सेम हो गया तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। इसका मतलब पॉली का प्रिंसिपल फेल हो गया। कौन सा प्रिंसिपल, कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये वाला प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसी बात से हमने ये अंदाजा लगाया कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो क्लॉकवाइज है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। मानते हो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो, 4 अगर आ गए तो ये भी फिक्स हुआ कि ऐसा तभी पॉसिबल है पॉली साहब जो आप कह रहे हो, जब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आए और उनके स्पिन अपोजिट हो। क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 3 क्वांटम नंबर तो सेम पक्का मिलेंगे, चौथा
अलग करने के लिए, क्योंकि फोर्थ तो हमें अलग करना ही पड़ेगा, हमने उनका स्पिन अपोजिट लिया। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आज से आप यही स्टेटमेंट देंगे कि अकॉर्डिंग टू पॉली, वो जो स्टेटमेंट थी वो साधारण लोग देते हैं, आप साधारण नहीं है। आप ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन एन एटम no two electron can have the all same quantum numbers. All same quantum numbers, two electrons cannot exist having all same quantum numbers in an atom. Right? अगर आपके पास कोई एटम है तो उसके सारे क्वांटम नंबर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के। आप इसे ऐसे कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन। सोचो पॉली अगर नहीं होता, मतलब पॉली का सिद्धांत अगर इस कोई एटम फॉलो नहीं करता तो क्या होता? सारे इलेक्ट्रॉन यहीं आकर बैठ जाते। जैसे बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों यहीं बैठे रहते, है ना? क्यों बैठे रहते? क्योंकि सबको कम एनर्जी करनी है। कम एनर्जी करनी है तो भाई 1s न्यूक्लियस के पास चलो, वहां सबसे कम एनर्जी होगी। कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आज हम उसे देख रहे हैं। कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, बट क्योंकि पॉली ने कहा कि भाई सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो ये इन्होंने कहा कि चलो भाई यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और स्पिन भी अपोजिट करना पड़ेगा, तब जाकर सारे क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। इसीलिए इस प्रिंसिपल को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा। एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब है एक्सक्लूसिव। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं, सपोज वो एडिडास का शोरूम है, तो वो एक्सक्लूसिव एडिडास के ही प्रोडक्ट रखता है, कोई दूसरा ब्रांड वहां नहीं मिलेगा। राइट? तो इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूसिवली 4 क्वांटम नंबर रखता है जो किसी और के नहीं हो सकते। ये 4 क्वांटम नंबर का सेट जो इस इलेक्ट्रॉन का है वो किसी और इलेक्ट्रॉन का नहीं है। इसीलिए हमने पॉली के प्रिंसिपल को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा, जो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को एक्सक्लूसिवली होने की बात करता है। कहता है ये सिर्फ, जैसे एडिडास के शोरूम में सिर्फ एडिडास का ही प्रोडक्ट मिलेंगे, वैसे ही तेरे जो क्वांटम नंबर है वो सिर्फ तेरे हैं, वो किसी और के पास नहीं होंगे, वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।